आज हम वेस्टर्न थिंकिंग के अंतर्गत हॉब्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हॉब्स के जीवन, उनकी कृतियों और उनके मेथड पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 ईस्वी को इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित माजम्बरी नगर में हुआ था। अपने बाल्यकाल से ही वह अध्ययनशील व अनुशासित स्वभाव का था, किंतु डरपोक था। युद्ध और अशांति से भय रखने वाला हॉब्स गृह युद्ध के समय इंग्लैंड से भागकर फ्रांस चला गया, जहां उसने चार्ल्स द्वितीय का शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हॉब्स ने राजशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, दर्शनशास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया। फ्रांस में उसने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन लिखा, जो सन 1651 में प्रकाशित हुआ। इसमें हॉब्स ने राजा के निरंकुश राजतंत्र को न्यायोचित ठहराने के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किंतु उसके इस प्रयास से दरबारीगण व अनेक संबंधी या समान उसके विरोधी हो गए, अतः उसे पुनः इंग्लैंड भाग जाना पड़ा। 1650 में जब इंग्लैंड में पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई तो हॉब्स के विचारों का राज दरबार में स्वागत हुआ, लेकिन हॉब्स अपने जीवन काल में अधिक समय सम्मानित न रह सका। उसके ऊपर राजनीतिक कार्रवाई के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया गया। फलतः उसने अपने जीवन के शेष 20 वर्ष उसने इतिहास, कानून, भौतिक शास्त्र आदि के अध्ययन में व्यतीत किए। तब 1679 में 91 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। हॉब्स के द्वारा रचे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्न प्रकार हैं। डी सीवे 1642, इस ग्रंथ में हॉब्स ने संप्रभुता की परिभाषा और उसका स्पष्टीकरण किया। दूसरा है डी कारमोरे 1642, इस ग्रंथ में हॉब्स ने प्रकृति का विवेचन प्रस्तुत किया और यह भी स्पष्ट किया कि जनता को संप्रभु शासन का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। तीसरा है लेवियाथन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1651, अपनी इस प्रतिनिधि रचना में हॉब्स ने निरंकुशतावादी राजतंत्र का समर्थन किया। इस ग्रंथ को उसने 4 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में प्राकृतिक अवस्था का स्पष्टीकरण, द्वितीय में राज्य की उत्पत्ति और संप्रभुता को लिया है, तृतीय और चतुर्थ भाग में धर्म व राज्य के संबंध को स्पष्ट किया गया, और चौथा इसमें एलिमेंट्स ऑफ लॉ 1650, इसमें हॉब्स ने विधि की व्याख्या तथा उसके प्रकारों का विवेचन किया है। हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक भौतिकवाद के सहारे प्रक्रिया व प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया। अपने विचारों को प्रस्तुत करने में उसने वैज्ञानिक व दार्शनिक की सी तटस्थता दृष्टि रखी। हॉब्स ने रिजोल्यूटिव कंपोजिट प्रणाली को अपनाया, जिसके अनुसार सर्वप्रथम किसी वस्तु के दोषों का पूर्ण विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात उन दोषों को दूर करके उस वस्तु को कार्य करने योग्य बताया जाता है। हॉब्स ने ब्रिटिश क्रांति के युग को अपनी आंखों से देखा था। गृह युद्ध, क्रोमवेल में गणतंत्रीय शासन की असफलता, चार्ल्स द्वितीय के साथ 1660 ईस्वी में राजतंत्र की पुनर्स्थापना आदि घटनाओं ने उसके मन में ये बात बैठा दी कि प्रगतिशील और शांत जीवन के लिए एक सुदृढ़ शासन का होना पहली शर्त है, तथा राजतंत्र ही सबसे स्थिर और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली है। एक शक्तिशाली, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरंकुश सत्ता ही अराजकता को समाप्त कर सकती है। हॉब्स पर तत्कालीन वैज्ञानिक खोजों और घटनाओं का भी भारी प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप उसने वैज्ञानिक भौतिकवाद पद्धति को अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बताया। हॉब्स का वैज्ञानिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक मानवतावाद का हॉब्स पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यही इसी बात से स्पष्ट है कि हॉब्स ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भौतिक नियमों की भांति मानवीय व्यवहार के बारे में भी नियम बनाए जा सकते हैं। मनुष्य बुद्धिमान है, जिसमें स्वहित के लिए कार्य करने की क्षमता है, और स्वार्थी होते हुए भी आपस में स्वयं समझौता कर अपनी भलाई के लिए उन्होंने राज्य का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त हॉब्स ने बतलाया कि समझौता करने की मनुष्य में क्षमता है और वह राज्याज्ञा पालन अपनी इच्छा से करता है। वास्तव में वैज्ञानिक मानवतावाद ने व्यक्ति को स्वतंत्रतावाद देकर राजनीतिक विचार का केंद्र बनाया था, और हॉब्स में यही व्यक्तिवाद काफ़ी सीमा तक अभिव्यक्त पड़ता है। हॉब्स पर डेकार्ट का बहुत प्रभाव पड़ा, जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रणेता माना जाता है। उसका मत था कि भौतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों की भी एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए। उसी पद्धति के आधारभूत सिद्धांत थे निर्णय लेने में शीघ्रता, निष्पक्षता, वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर व्याख्या से संपूर्ण हल निकालना, और तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ना, और सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना, तथ्य एकत्रित कर फिर परीक्षण
और तत्पश्चात निष्कर्ष निकालना आदि। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इस पद्धति को प्रयोग में लाने से प्रभाव स्वरूप होप के दर्शन में एक सूक्ष्म भौतिक दर्शन दिखाई देता है। अब हम देखते हैं होब्स के मानव स्वभाव संबंधी विचार। होब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से करता है। उसने मानव स्वभाव की व्याख्या की और अपने सभी सिद्धांत उस पर आधारित किए। अरस्तु के विपरीत में मानता है कि मनुष्य असामाजिक प्राणी है। मनुष्य के वस्तुएं या तो आकर्षित करती हैं या विकर्षित करती हैं। आकर्षण को इच्छा की भूख कहा जाता है और इसी प्रकार विकर्षण को घृणा कहा जाता है। मनुष्य की प्रत्येक इच्छा में उसका स्वार्थ निहित होता है। जिन वस्तुओं से वह आकर्षित होता है उन्हें वह अच्छी कहता है और जिन्हें वह नापसंद करता है उन्हें बुरी कहता है। अच्छा या बुराई वस्तुओं में नहीं बल्कि मानव भावना में निहित होती है। मनुष्य के समस्त क्रियाकलाप स्वास्थ्य भावना से ही प्रेरित तथा संचालित है। सामान्यतः सामाजिक जीवन तथा लौकिक व्यवहार में मनुष्य सदैव यह प्रयत्न करता है कि उसकी संपत्ति आदि सुरक्षित रहे, उसका जीवन निर्बाध तथा निर्द्वंद रहे और उसकी ऐसनाएं वासनाएं क्षुधापूर्ति होती रहे। युगों से भूखा और अतृप्त मानव अपनी अभिलाषाओं की तुष्टि में ही संतत व संलग्न रहता है। अवसर पाते ही सर्वग्राही पिशाच की तरह वह टूट पड़ता है और स्वयं को जीवित रखने तथा स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों को ध्वस्त करने से नहीं हिचकिचाता है। होब्स कहते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को शारीरिक शक्तियों, मानसिक बुद्धि आदि में समान बनाया है। अतः जिस लाभ विशेष की मांग एक व्यक्ति करता है उसकी मांग दूसरा भी करता है। शारीरिक शक्ति एक मनुष्य दूसरे से शक्तिशाली हो सकता है, परंतु दूसरे लोग गुप्त छल से या गुटबंदी करके उसे मार सकते हैं। एक ही वस्तु को प्राप्त करने के दो अभिलाषी व्यक्ति परस्पर शत्रु बनकर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। होब्स का कहना है कि लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता सभी में लगभग बराबर होती है। शारीरिक बल की कमी की पूर्ति बौद्धिक योग्यता और बौद्धिक योग्यता की कमी की पूर्ति शारीरिक बल द्वारा की जा सकती है। सामर्थ्य की कमी इसी समता के कारण लक्ष्य प्राप्ति की आशा को समता का उदय होता है और बराबरी में मनुष्य में जब प्रतिद्वंद्विता होती है तो एक दूसरे को विनिष्ट किए बिना ही वे अपनी कीर्ति की स्वीकृति करा देना चाहते हैं। फलतः निरंतर संघर्ष चलता रहता है। दोनों प्रतिद्वंदी आहत होकर मौत के भयानक साए में छटपटाते हैं। इस निरंतर संघर्ष के तीन प्रमुख कारण हैं। हम मानव स्वभाव के झगड़े के तीन प्रमुख कारण देखते हैं। पहला है प्रतिस्पर्धा, दूसरा पारस्परिक अविश्वास और तीसरा है वैभव। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, विश्वास के अभाव के कारण रक्षा के लिए तथा वैभव प्राप्ति के कारण प्रसिद्धि के लिए परस्पर संघर्ष रहते हैं। उनको वशवर्ती बनाए रखने वाली किसी शक्ति के अभाव में मनुष्य स्वभावतः निरंतर संघर्ष में उलझे रहते हैं। मनुष्य पूर्णतः अहं केंद्रित है और जीवन की यथार्थ वास्तविकता है कि सभी संवेगों आवेगों को जन्म देती है। हाउस मनुष्य की विभिन्न भावनाओं की विवेचना करते हुए अंत में उन्होंने दो भौतिक व प्रारंभिक इच्छा तथा अनिच्छा तक सीमित कर देता है। वह वैभव, ऐश्वर्य, द्वेष, दया, नम्रता आदि सभी भावनाओं का आधार इन्हीं दो मूल प्रवृत्तियों को मानता है। हॉब्स की धारणा का मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी है। समस्त मानव व्यवहार को अहम भाव पर आधारित करने के प्रयास ने ही हॉब्स की प्रणाली को एक निश्चित वैज्ञानिक रूप दिया। प्रथम तो यह है कि निष्कर्षण पद्धति निगमनात्मक है और द्वितीय है कि हॉब्स का सिद्धांत मुख्यतः हेडोनिज्म सुखवाद से एकदम भिन्न है। सुख देने वाली वस्तु या बात को शुभ और पीड़ादायक वस्तु या बात को अशुभ नहीं बतलाता और न ही वह कहता है कि हम केवल सुख की ही कामना करते हैं और दुख से त्राण चाहते हैं। उसकी दृष्टि में आधारभूत बात तो यह है कि मनुष्य सुखान्वेषी न होकर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली वस्तुओं की इच्छा करता है। इस तरह आप सुख दुख की परिभाषा में न पढ़कर उत्प्रेरण सहोदार की परिभाषा में विचार करता है और जीव की इच्छा होती है कि वह जारी रहे। यदि विस्फोरण प्रतिकूल होता है तो उससे मुक्ति चाहता है। होब्स ने मानव स्वभाव के दैवी लक्षणों का आभास दिया, किंतु प्रधानता उसने पूर्णतः आसुरी लक्षणों को ही प्रदान की है। मनुष्य सामान्यतः आसुरी लक्षणों के प्रभाव में रहता है। यदि उसमें दैवीय लक्षणों का अंश है तो वह भी केवल इसलिए कि उसने उनकी स्वार्थ सिद्धि में सहायता की है। मनुष्य में आधारभूत मूल प्रवृत्ति स्वार्थ की है
और स्वार्थ पूर्ति के लिए ही बौद्धिक, मानसिक व शारीरिक सभी व्यापार केंद्रित हैं। सहयोग का कोई स्थान जीवन में नहीं है, यदि है तो वह भी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही है। स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही मनुष्य में शक्ति संचय की ऐसी प्रबल वर्तमान इच्छा रही है जो उसकी शांति प्रियता की कब्र खोदती रहती है और जिसका अवसान उसकी मृत्यु के साथ ही होता है। मनुष्य की चेष्टा, भोग लालसा, धन, ज्ञान, यश कमाना, अपेक्षित शौर्य आदि सभी की मूल प्रवृत्तियों के परिणाम। मुख्यतः मनुष्य स्वार्थी है और उसकी समस्त भावनाओं का केंद्र उसका अहम है। हॉब्स ने मानव संबंधी विचारों पर टिप्पणी करते हुए जोन्स ने लिखा है कि हॉब्स जो बातें कहता है वे नहीं है, पर जो बातें अस्वीकार करता है उनमें गलत है। मानव दोषों की अति रंजना करके और उन पर अति से बल देकर उसने मानव स्वभाव का मानव द्वेषी चित्र अंकित किया है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था के विषय में हॉब्स के विचार क्या हैं। राज्य संस्था के अस्तित्व में हॉब्स ने एक अराजक तथा प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी की है। उसने मानव प्रकृति को पूर्व सामाजिक दशा कहा है जिसमें मानव जीवन नारकीय, असहाय तथा दुर्वह भार स्वरूप था। प्राकृतिक दशा का जीवन हिंसा प्रधान था। आसुरी गुणों की प्रधानता के कारण मानव जीवन भयंकर और अव्यवस्थित था। होब्स कहते हैं कि ऐसे समय में जब मनुष्य एक ऐसी शक्ति के बिना रहते हैं जो उन्हें भयभीत बनाए रख सके, तो वे उस अवस्था में रहते हैं जिसे युद्ध कहा जाता है, और वह ऐसा युद्ध होता है जो प्रत्येक की ओर से प्रत्येक के विरुद्ध होता है। ऐसी दशा में उद्योग और वह एक ऐसा युद्ध होता है जो प्रत्येक की ओर से और प्रत्येक के विरुद्ध होता है। ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, नौचालन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान, समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता है तथा मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, हीन, अपवित्र, पाश्विक एवं क्षाण्विक होता है। अमूमन मनुष्य के स्वभाव संबंधी या प्राकृतिक अवस्था संबंधी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे एक बार दोबारा ध्यान से देख लेते हैं कि मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पाश्विक, क्षाण्विक होता है। इस प्रकार राज्य की अनुपस्थिति में जो अराजकता की स्थिति थी उसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस, अथवा चाहे जो छीनो या जिसे चाहो मार डालो का सिद्धांत प्रभावशील था। कोई किसी का अभिभावक, मित्र या रक्षक नहीं था, सब एक दूसरे के भक्षक ही थे। एक जीव दूसरे जीव को साफ कर जाना चाहता था। सभी एक दूसरे के विरोध में युद्धरत थे। जीवन अवसादपूर्ण, गतिरोधमय व निस्सार था। हर क्षण कच्चे धागे से लटकती तलवार सिर पर नाचती रहती थी। उचित अनुचित और न्याय अन्याय का भेद नहीं था। शक्ति और धोखा मनुष्य के प्रधान गुण थे। यह दशा भारतीय ग्रंथों में वर्णित मत्स्य न्याय जैसी थी, जिसमें छोटी मछलियां बड़ी मछलियों के पेट में समा जाती हैं और फिर बड़ी मछलियों का पेट फोड़कर नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य भेड़ियों की तरह खुखार तथा हिंसक था। सामान्य विधि अथवा राजकीय नियम कानून के अभाव में बल प्रयोग, धोखा, प्रतिज्ञा भंग सब उचित माने जाते थे। होब्स के विवरण का अभिप्राय है कि राज्य विहीन स्थिति में युद्ध व हिंसात्मक मृत्यु का भय सदैव व्याप्त रहता था। मनुष्य के पास अपनी सुरक्षा के साधन के रूप में केवल अपनी शक्ति और चतुरता होती थी, अतः उसे दूसरे के आक्रमण का भय हमेशा सताता रहता था। प्राकृतिक दशा की तीन प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहली प्रथम विशेषता यह है कि इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव है। सतत असत का कोई विवेक नहीं है। सभी व्यक्ति अपनी मानसिक भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करते हैं और उनके लिए हिंसा और हत्या उचित साधन है। दूसरी विशेषता यह है कि इस अवस्था में न्याय और अन्याय के विचार के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि न्याय, अन्याय या वैधता अवैधता का निश्चय करने वाला कोई कानून नहीं होता है। और तीसरी विशेषता है कि इस दशा में व्यक्तिक संपत्ति का अभाव है। निरंतर हत्या और संघर्ष से परिपूर्ण वातावरण में स्थायी व्यक्तिक संपत्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।